कल जो बड़ा रिजल्ट आने वाला है दोनों ही स्टेट्स का, उससे पहले स्टेट्स में क्या कुछ माहौल बन रहा है वो तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, नतीजे आने से पहले किलेबंदी शुरू हो गई है, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। चाहे महाराष्ट्र हो या झारखंड हो, वहां पर अपने अपने तमाम बड़े चेहरों के साथ आला कमान के साथ सीधा संपर्क, उसके अलावा किसी से कोई संपर्क नहीं। आइए एक बड़ी ब्रेकिंग जो इस वक्त आ रही है, वो बड़ी ब्रेकिंग आपकी टीवी स्क्रीन पर रखते हैं। दोनों ही स्टेट्स में किलेबंदी शुरू हो गई है भैया। 24 घंटे से भी कम का वक्त है रिजल्ट आने में, और उससे पहले महाराष्ट्र और झारखंड में अपने अपने विधायकों की किलेबंदी में पार्टियां जुट चुकी है। महाराष्ट्र में नतीजों से पहले रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो गई। एमपीए उम्मीदवारों के लिए अभी होटल ढूंढ रहा है महाविकास अघाड़ी, जो कि बड़े बड़े वादे और दावे कर रहे थे। कल ही राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का फैसला भी हो जाएगा। नाना पटोले कांग्रेस अध्यक्ष है महाराष्ट्र के। काउंटिंग से पहले ही महाराष्ट्र में सीएम पद पर घमासान। एमपीए के साथ महायुति में भी सीएम पद की लड़ाई अब तेज हो गई है। अजीत पवार का भावी मुख्यमंत्री का पोस्टर, ये नई बात नहीं है। इससे पहले भी अजीत पवार को लेकर वो तमाम इलाके जहां पर उनका बहुत तगड़ा होल्ड माना जाता है, वहां पर वो ये देखिए आप, ये वो एक्सक्लूसिव तस्वीर। मुख्यमंत्री कौन होगा अभी नहीं पता, अभी रिजल्ट नहीं आया, आंकड़े आपके हक में है नहीं पता, लेकिन मुख्यमंत्री कौन है ये आप देखिए। इसको कहते हैं प्रेशर पॉलिटिक्स। ये बताने की जताने की कोशिश होती है कि कल जो रिजल्ट आए उससे पहले एक संगठन क्या चाह रहा है, आला कमान से क्या चाह रहा है। और अभी मुंबई महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में ये बड़े बड़े बैनर पोस्टर्स लगने का फैसला जो है, बड़े बड़े बैनर्स लगे हुए हैं। अजीत दादा पवार को भावी मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अब एक कार्यकर्ताओं के मन की बात भी हो सकती है, लेकिन महाराष्ट्र, अगर स्पेसिफिकली आप महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र को वैसे भी पॉलिटिक्स की लेबोरेटरी, प्रयोगशाला कहा जा रहा है पिछले कुछ वक्त से, जो घटनाक्रम वहां पर घटा। देखिए ईवीएम में किस्मत कैद हो चुकी है, सत्ता की चाबी किसके पास होगी जनता जनार्दन तय कर चुकी है, लेकिन प्रेशर पॉलिटिक्स का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया। अभी भी आपने एक के बाद एक कई सिलसिलेवार तरीकों से, चाहे 2019 के आम चुनाव हो, उसके बाद हरियाणा का चुनाव हो, और आप देखिए रिएक्शंस का सिलसिला लगातार आ रहा है। प्रेशर पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा है, और वो गर्मी, वो तपिश आप लोग भी महसूस कर रहे होंगे। इसी बीच शिवसेना से सांसद संजय राउत क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए एक बार। एक बात यह है कि कल सुबह से नतीजे आएंगे। हमें पूरा विश्वास है कि हमें बहुमत प्राप्त होने जा रहा है। 160, 165 तक हम विधायक हमारे चुनकर आएंगे। महाराष्ट्र बहुत बड़ा राज्य है, दूर दरार से लोग चुनकर आएंगे। मुंबई में आने के बाद उनके लिए रहने के लिए जगह नहीं है, कहाँ रहेंगे वो, भागम भाग होगी, उनके ऊपर प्रेशर रहेगा इन लोगों का, खोखे वालों का। तो सबकी रहने की व्यवस्था एक होटल में एक जगह पर करने की योजना हम बना रहे हैं। तो देखिए ये जो घटनाक्रम इस वक्त घटा है, सभी की नजर उस पर है। मेरे 3 सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ मृगांक प्रभाकर है, मेरे साथ रजनीश है, मेरे साथ अभिषेक पांडे भी है। सबसे पहले अभिषेक पांडे, मैं आपके पास आ रहा हूं। अभिषेक, पिछले कुछ वक्त में जो हमने देखा, महाराष्ट्र को पॉलिटिकली जो लैब के तौर पर दिखाया जा रहा है, एक बार फिर से वही तपिश, वही गर्मी, और कई जगहों पर अजीत दादा पवार को भावी मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करना। हालांकि ये नई बात नहीं है, इससे पहले भी अलग अलग जगहों पर हमने वो पोस्टर्स देखे। मृगांक मैं आपके पास आ गया। मृगांक, आपसे सवाल। मृगांक, एक बार रोहित अपना सवाल दोहरा देंगे मृगांक, महाराष्ट्र झारखंड का रिजल्ट आने में 24 घंटे से भी कम का वक्त, लेकिन महाराष्ट्र जिसको पिछले कुछ चुनावों में हमने पॉलिटिकली लैबोरेटरी के तौर पर उभरते हुए देखा, वहां पर अभी भी एक्सपेरिमेंट्स का सिलसिला जारी है, और वहां पर तपिश, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। रोहित, एक तो बात समझ लीजिए कि वो तपिश इसलिए ज्यादा दिखाई दे रही है महाराष्ट्र के अंदर, और वो लैब इसलिए दिखाई दे रही है आपको क्योंकि सरकार बनाने के लिए जो समय दिया गया है वो 3 दिन का समय दिया गया है, बहुत कम समय है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से ट्रेंड्स दिखाई दे रहे थे सारे एग्जिट पोल्स के, उससे तो एक साफ चीज दिखाई दे गई है कि कल से लेकर आज तक जो बागी कैंडिडेट, रिबेल कैंडिडेट्स चुनावी मैदान में उतरे थे, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो महाविकास अघाड़ी के हों, चाहे वो महायुति के हों, उनमें से कुछ आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं जिनके जीत की संभावना है, और उनसे लेके बातचीत शुरू हो गई है।
दूसरी एक चीज ये दिखाई दे रही है कि जितने भी पोलिस्टर्स दिखाई दे रहे हैं, उनके जो एग्जिट पोल्स दिखाई दे रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं कुछ डिस्क्रिपेंसी नजर आ रही है। तो दोनों महायुति और महाविकास अघाड़ी को साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि उनकी सरकारें बनती हुई नजर आ रही है और वो दावे ठोक रहे हैं। तीसरी बात जो महाराष्ट्र में मुझे दिखाई देगी और मुझे लगता है कि वो आप इस बात को भी तस्दीक करेंगे कि कौन किसके साथ रहेगा, ये एक बड़ा सवाल मुझे महाराष्ट्र के अंदर दिखाई दे रहा है। जिस तरह से पोस्टर्स जो है अजीत पवार के महाराष्ट्र के अंदर लगाए जा रहे हैं, एकनाथ शिंदे के अंदर लगाए जा रहे हैं, अगर मान लीजिए कहीं मोमेंटम जो है महाविकास अघाड़ी की तरफ अगर शिफ्ट होता है तो क्या अजीत पवार उन्हीं के साथ रहना चाहेंगे या जो है महाविकास अघाड़ी के साथ चल देंगे, या ये हो सकता है कि महाविकास अघाड़ी में मान लीजिए शरद पवार एक बहुत लार्ज नंबर लेकर आ जाती हैं, वो जो है उद्धव ठाकरे की पार्टी से भी ज्यादा और कांग्रेस से भी ज्यादा आते हैं, तो क्या वो सुप्रिया सुले, क्योंकि लगातार ये सुनने में भी आ रहा था कि उन्होंने कई सभाओं में ये बात कही है कि क्या महाराष्ट्र का कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं हो सकती, तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं वो सुप्रिया सुले को भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो एक ये बड़ा सवाल खड़ा होता है महाराष्ट्र के अंदर कि कौन किसके साथ रहने वाला है, ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न कल देखने को मिलेगा। लेकिन अगर डिसाइसिव मैंडेट दिखाई देता है, अगर मान लीजिए डिसाइसिव मैंडेट महायुति की तरफ दिखाई देता है या महाविकास अघाड़ी की तरफ दिखाई देता है, तो मुझे लगता है कि काफी चीजें बहुत क्लियर हो सकती हैं। लेकिन अगर कहीं 10 से या 12 या 15 सीटों का केवल डिफरेंस रहता है तो मुझे लगता है कि एक घमासान महाराष्ट्र की राजनीति में जो है आपको अगले वो नजर आ सकता है। मृगांक, लगातार आप इंपॉर्टेंट इंसाइट्स दे रहे हैं, लेकिन जो अपडेट्स ग्राउंड से आ रहे हैं कि भैया रिजॉर्ट पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है, महाविकास अघाड़ी रिजॉर्ट अभी ढूंढ रही है, हो सकता है अब तक मिल गया हो। मैं वापस आऊंगा आपके पास। झारखंड में क्या कुछ चल रहा है, मधुकर आनंद जी लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लगातार उनकी रिपोर्ट्स हमने देखी। अब ज्यादा वक्त बचा नहीं सीएम फेसेस को लेकर, तो लगातार मधुकर जी आप बता ही रहे हैं बीजेपी के अंदर, एनडीए के अंदर 4-4 तो ऐसे चेहरे हो गए। लेकिन अभी जो ताजा अपडेट जो आप पहुंचा रहे हैं हमारी टीम तक कि भैया झारखंड में भी रिजॉर्ट पॉलिटिक्स, वहां पर भी ये पॉलिटिक्स हो रही है। देखिए रोहित जी, झारखंड की स्थिति महाराष्ट्र से थोड़ी अलग है। जैसे कि हमारे साथी ने बताया भी कि महाराष्ट्र में समय कम है सरकार गठन के लिए, लेकिन झारखंड में तो लगभग 1 महीने पहले ही चुनाव हो गया है। तो ऐसे हालात में, और दूसरी बात यह है कि झारखंड में सीटों की संख्या बहुत कम है, 81 सीट है, 2 गठबंधन है। ऐसे हालात में एक बात तो महत्वपूर्ण है कि अगर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनती है और उसके पास 2-3 सीटें कम आती हैं, तो वैसी स्थिति में चीजें फिर उस तरफ बढ़ेंगी जिस तरफ महाराष्ट्र में बढ़ती हैं। क्या कांग्रेस, पहले भी इस बात की चर्चा हुई थी कि क्या कांग्रेस के कुछ विधायक टूट सकते हैं, या फिर क्या अब जो नया समीकरण बन रहा है और जो आरजेडी का आकलन हो रहा है, तो आरजेडी में भी 2 से 3 विधायकों की बात कही जा रही है कि हो सकता है कि 2 से 3 विधायक आरजेडी के भी आ जाएं, तो क्या पूरा आरजेडी चला जाएगा? ये तमाम सवाल हैं, जो सवाल कल 10 बजे 11 बजे के बाद ज्यादा मतलब तो कहीं ना कहीं समीचीन, और आपकी रिपोर्ट्स काफी भारी भी होती है जो आप भेजते हैं। लेकिन मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा, क्या टूट का डर झारखंड की राजनीति में भी है, टूटने का डर? क्योंकि जानकारी ये आ रही है कि दिल्ली से कांग्रेस आला कमान ने ऑब्जर्वर्स की भी नियुक्ति कर दी है। बिल्कुल रोहित जी, मैं यही कह रहा था कि कांग्रेस में टूट की बात पहले भी हुई है। जो पिछली सरकार थी, हेमंत सोरेन बहुत परेशान रहे थे इस बात को लेकर के कि कांग्रेस में 4-5 विधायक दिल्ली तक पहुंच गए थे अपना विरोध जताने के लिए। तो कांग्रेस में संभावना है, लेकिन उस संभावना की जरूरत कितनी होगी ये कल 11 बजे तक पता चलेगा, क्योंकि अगर जरूरत होगी तब तो संभावना जिंदा है, और अगर जरूरत नहीं होगी, जिस तरह से बीजेपी को लग रहा है कि 42, 43, 44 के आसपास बीजेपी आ जाएगी, तो वैसी परिस्थिति में कांग्रेस वाले टूटने का सपना देखते रह जाएं और उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसीलिए 11 बजे तक हम लोगों को इंतजार करना होगा। लेकिन इतना जरूर है, जो बात आप कह रहे हैं, मानसिक रूप से बीजेपी ने उन लोगों को चिन्हित कर लिया है जिन लोगों पर जरूरत पड़ने पर डोरे डाले जा सकते हों। जी ठीक है मधुकर जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास। रजनीश भी मेरे साथ है। रजनीश, आपके पास आओ, उससे पहले एक बड़ी ब्रेकिंग आ रही है, जल्दी से बता दूं। चुनाव नतीजों से पहले कांग्रेस आला कमान ने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है, ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति कर दी है। भूपेश बघेल महाराष्ट्र के ऑब्जर्वर, भट्टी विक्रमा झारखंड के पर्यवेक्षक, जी परमेश्वर महाराष्ट्र के ऑब्जर्वर, अशोक गहलोत को महाराष्ट्र की जिम्मेदारी दी गई है, जैसा बता रहा हूं आपको, तारेक अनवर को झारखंड की,
कृष्णा अलावरू झारखंड पर्यवेक्षक। तो आप देखिए, पहले से तैयार है कांग्रेस ताकि किसी भी स्टेट में कोई टूट जैसी घटना ना हो। हालांकि इससे पहले, जब कुछ वक्त पहले कांग्रेस ने राजस्थान के लिए ऑब्जर्वर्स तैनात किए थे, तो विधायकों ने ऑब्जर्वर के इतर एक अलग ही मीटिंग कर ली थी, तब बहुत नाराजगी हुई थी। उसके बाद कहा गया कि पार्टी ने संगठनात्मक तौर पर कई बड़े बदलाव किए और अब एक बार फिर से कांग्रेस ऑब्जर्वर्स को नियुक्त कर चुकी है दोनों ही स्टेट्स के लिए। नाम सुनिए फिर से, भूपेश बघेल महाराष्ट्र, जी परमेश्वर महाराष्ट्र, अशोक गहलोत महाराष्ट्र, भट्टी विक्रमा झारखंड, तारिक अनवर झारखंड, कृष्णा अलावरू, यानी 3 ऑब्जर्वर्स महाराष्ट्र के लिए, 3 ऑब्जर्वर्स झारखंड के लिए। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव हुई और इस उपचुनाव में भी गर्मी, चर्बी, तमाम चीजें उठकर सामने आई। योगी आदित्यनाथ का वही फायरब्रांड चेहरा आया, तो दूसरी तरफ से अखिलेश यादव भी कम नहीं थे, बहुत सारे दावे वादे किए। मेरे साथ मेरे सहयोगी रजनीश लगातार बने हुए हैं। रजनीश जी, एक तो दूसरे सेगमेंट में आया, उसके लिए माफी, लेकिन जो 9 सीटों पर उपचुनाव, 1 लोकसभा सीट पर चुनाव और अब कल रिजल्ट का इंतजार, अभी क्या क्या महसूस कर रहे हैं, क्या माहौल है इस वक्त ग्राउंड पर? देखिए रोहित, भले ही जो परिणाम आने वाले हैं उसके सरकार के सेहत पर असर नहीं पड़ेगा अगर किसी के फेवर में परिणाम आता है। हालांकि एग्जिट पोल का जो सर्वे आया है, हालांकि एग्जिट पोल ब्रज में कहा जाता है ना, मथुरा का पेड़ा होता है, जो खाता है वो भी पछताता है, जो नहीं खाता है वो भी पछताता है। एग्जिट पोल पे लोग एतबार भी करते हैं और एतबार नहीं भी करते हैं। जिसके फेवर में होता है वो सियासी दल मिठाई बांटता है और जिसके अनफेवर में होता है वो लोग नाराज हो जाते हैं। हालांकि एग्जिट पोल की जो सर्वे रिपोर्ट आई है उसमें यहाँ भारतीय जनता पार्टी को बढ़त दिखाई दे रहे, लेकिन इस रिजल्ट की गूंज 2027 में होने वाले विधानसभा में दिखाई देगा, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक बता रहे हैं रोहित। क्योंकि कारण साफ है कि जो 2024 में भारतीय जनता पार्टी को भारी डेंट मिला था, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी उम्मीद नहीं था और राजनीतिक जो विश्लेषक थे उनको भी ये उम्मीद नहीं था कि इतना बड़ा डेंट मिलेगा। योगी आदित्यनाथ के सामने एक बड़ा चैलेंज था, तो इसकी वापसी कैसे करते हैं। बहाना मिला 2024 में जो उपचुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें 9 सीटों पे चुनाव हो रहा है, जिसकी 1 सीट की कमान खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथ में है, बाकी सीटों की कमान दोनों डिप्टी सीएम और संगठन के वो चेहरे जिन पर भारतीय जनता पार्टी मानती है कि इनके कंधों पे जिम्मेदारी होगी तो अपनी जिम्मेदारी को ये लोग बखूबी निभा लेंगे। वक्त कुछ घंटों का रह गया है। समाजवादी पार्टी यह मानती है कि एग्जिट पोल की जो रिपोर्ट आई है वो जमीनी हकीकत नहीं है, कुछ और जमीनी हकीकत है। कल का वक्त है, देख लेते हैं। हालांकि दोनों तरफ से मिठाई और एडवांस में ताशे वाले बुक किए गए हैं, लेकिन किस कार्यालय पर, किस पार्टी मुख्यालय पर ताशे और अबीर उड़ता है, थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं रोहित। लेकिन कहीं ना कहीं जो एग्जिट पोल के सर्वे आया उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का इंतजार कर रहा है एग्जिट पोल कितना एग्जैक्ट पोल के आसपास साबित होता है। वापस आऊंगा रजनीश, मेरे साथ मृगांक प्रभाकर जी हैं, मधुकर जी भी है। मृगांक एक बार फिर से आ गया। मृगांक, महाराष्ट्र को आप बहुत करीब से देख रहे हैं और इस बार खोखे का खौफ है क्या? आप समझ गए मैं क्या पूछ रहा हूं? बिल्कुल रोहित, बिल्कुल खोखे का है और खोखा एकदम ओके है और यही नारा जो है महाराष्ट्र में गूंजता हुआ दिखाई दिया था और मुझे लगता है कि वो समय भी आ गया है कि जिस समय खोखे की गूंज महाराष्ट्र के अंदर सुनाई भी देगी, क्योंकि जिस तरह से हमारे पास खबरें आ रही हैं कि लगातार चाहे वो महा विकास अघाड़ी हो, चाहे महायुति हो, इंडिपेंडेंट्स के साथ जो जिस तरह से वो संपर्क में है, तो निश्चित रूप से वो गूंज जो है धीरे धीरे सुनाई देगी। एक और महत्वपूर्ण मैं आपको बात बता दूं कि महाराष्ट्र के अंदर मुझे जो चीजें दिखाई दे रही है कि मुझे कांग्रेस के टूट के कम आसार दिखाई देते हैं, क्योंकि वो इसलिए कि कांग्रेस की एक तो जो आप खबर दे रहे थे कि पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए गए, वो पर्यवेक्षक जैसे ही चुनाव खत्म होता है तो दूसरे दिन जब गवर्नमेंट फॉर्मेशन का टाइम है, क्योंकि टाइम बहुत कम है, इसलिए कांग्रेस पार्टी हमेशा अपने पर्यवेक्षक वहां भेजती है। जिन पर्यवेक्षकों को भेजा गया है वो बड़ी खबर है, क्योंकि इस फील्ड के वो माहिर खिलाड़ी हैं। भूपेश बघेल और जो है अशोक गहलोत को भेजा गया है, वो इस फील्ड के माहिर आदमी और कैसे जानते हैं, क्योंकि अशोक गहलोत को अच्छी तरह मालूम है कि जब सचिन पायलट नाराज हुए थे तो उन्होंने अपनी सरकार को किस तरह से राजस्थान में बचाया था। तो कांग्रेस पार्टी की टूट मुझे इसलिए नहीं दिखाई देती है क्योंकि कांग्रेस के पास एक नंबर, मान लीजिए 40 का भी एक नंबर आ गया तो कम से कम टूट के लिए 20 विधायक की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो एंटी डिफेक्शन में आएगा। तो मुझे लगता है कि जो छोटी पार्टीज होंगी, जो अजीत पवार की पार्टी हो सकती है या फिर ये कहते हैं कि उद्धव ठाकरे के पास नंबर नहीं आता, तो मुझे लगता है कि उनमें कहीं ना कहीं शिफ्टिंग साफ तौर पर दिखाई दे सकती है।
मैं फिर कह रहा हूं कि एक बहुत डिसाइसिव अगर डिफरेंस रहा, अगर डिसाइसिव डिफरेंस रहा तो निश्चित रूप से जो है फिर तो सरकार आराम से बन जाएगी। लेकिन अगर टच एंड गो वाला मामला रहा और सनसनीखेज रिजल्ट्स रहे तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि 3 दिन का समय जो है पर्याप्त नहीं होगा और आनन फानन में सरकार बनानी पड़ेगी। उसके दौरान जो है फ्लोर टेस्ट भी होगा, बहुत सारी चीजें जो है करनी पड़ेंगी। मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने थोड़ा जो है जल्दबाजी दिखाई है महाराष्ट्र के मामले में, केवल कि रिजल्ट आने के बाद जो है 3 दिन का समय दिया गया है, इसलिए वो रिजल्ट पॉलिटिक्स दिखाई दे रही है। संजय राउत ठीक कह रहे थे कि वो रिजल्ट पॉलिटिक्स इसलिए है कि बहुत दूर से है, कि अहमदनगर से आना है, किसी को नॉर्थ महाराष्ट्र से ट्रेवल करना है, किसी को विदर्भ से ट्रेवल करना है। एक तो उनका सही समय पर पहुंचना और उनके रुकने के लिए जगह चाहिए होगा मुंबई में, क्योंकि कांग्रेस अपने लोगों के साथ बैठक करेगी, उद्धव ठाकरे अपने लोगों के साथ बैठक करेंगे और जो है शरद पवार अपने लोगों के साथ बैठक करेंगे और फिर तीनों पार्टी के जो प्रमुख होंगे वो बैठ के जो है बैठक में बातचीत होगी कि किसका मंत्रिमंडल दिया जाए। ये महायुति के लिए भी मैं बात कह रहा हूं, उनमें तय होगा कि किसको जो है कहां मंत्रिमंडल देना है या क्या देना है, किन लोगों को सिलेक्ट करना है। 3 दिनों के अंदर महाराष्ट्र में सरकार का गठन होना यह भी एक बड़ा चैलेंज है और इसीलिए रिजॉर्ट पॉलिटिक्स वहां पर दिख रही है। अभी कुछ दिनों पहले मृगांक जी मैं आपसे जिक्र कर रहा था, आप झारखंड पर भी नजर बना रहे थे और आपने अपने संबोधन में अपनी बातों में एक चीज बार बार कही कि झारखंड में आपको एक थर्ड फोर्स भी नजर आती है, थर्ड फोर्स, क्योंकि मृगांक प्रभाकर इस वक्त झारखंड में मौजूद है, ग्राउंड रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं, रैलीज भी कवर कर रहे हैं। तो यही सवाल, आपका ही सवाल लेकर मैं उनके पास जाता हूं। मधुकर जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, बार बार मृगांक जी कह रहे हैं कि इस बार फाइट इतनी आसान नहीं है, एक थर्ड फोर्स भी है, थर्ड फोर्स भी है, थर्ड फोर्स भी है और थर्ड फोर्स पर काफी फोकस रखा है मृगांक प्रभाकर जी ने। आप ग्राउंड पर रहे, वो थर्ड फोर्स आपको भी नजर आती है? देखिए रोहित जी, मृगांक जी की बात बिल्कुल सिरे से खारिज भी नहीं की जा सकती है, लेकिन वो जो थर्ड फोर्स है, वो थर्ड फोर्स जो है वो परिणाम को बाधित करने वाला फोर्स है, न कि परिणाम लाने वाला फोर्स है। क्योंकि अगर जयराम की बात हम लोग कर रहे हैं, जो कि महतो वोट में एक भयानक सेंध लगाने की स्थिति में है, तो उन्होंने बोकारो में, बेरमो में और उस डुमरी में, ये सब में खेल जो करना था वो कर दिया है। और यही महत्वपूर्ण कारण है। जैसे डुमरी, एक छोटा सा उदाहरण हम लेकर चलते हैं। डुमरी में जेएमएम की जीत को कहीं कोई संदेह नहीं था, लेकिन जयराम के आ जाने से अब ये होने लगा है कि क्या होगा पता नहीं। इन जयराम और ये मथुरा महतो की लड़ाई में बीजेपी को तो लाभ नहीं हो जाएगा। बेरमो में वही हाल है, बोकारो में भी डैमेज किया है, चंदन क्यारी की स्थिति वही है। तो ये जो उत्तरी छोटा नागपुर का इलाका है, बोकारो, गिरिडीह का डुमरी वाला जो इलाका है, इस इलाके में जयराम ने काफ़ी मेहनत की है और जयराम को काफ़ी समर्थन भी मिला है। तो जयराम महतो ने जीत के लायक काम अभी नहीं किया है, लेकिन उन्होंने परिणाम को इधर उधर करने वाला काम कर दिया है। अब कल 11 बजे तक ये फिर मैं एक बार कहूँगा कि मूल रूप से बात यही है कि अगर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनती है तो सरकार बीजेपी की बनेगी। अब सरकार बीजेपी की कैसे बनेगी, ये बीजेपी के लोग भली भांति जानते हैं और जिस तरह से जानते हैं उन लोगों पर उनका ध्यान है भी, क्योंकि 30 सीट पिछली बार जेएमएम ने जीती थी, 25 सीट बीजेपी के पास थी। बीजेपी इस बार कम से कम 7 से 8 सीट गेन करेगी, इतना तो करेगी। तो ऐसी परिस्थिति में 30-31 तक तो जाएगी ही जाएगी, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। ठीक, आजसू की भी स्थिति अच्छी रहेगी, तो अच्छा बड़ा गठबंधन भी बनेगा। तो ऐसे हालात में देखना ये होगा। कांग्रेस के पर्यवेक्षकों की अगर हम बात करें तो हम लोगों के तरफ एक कहावत है कि उताहुल चोर सांझे सिंह, तो ये उसी कहावत को चरितार्थ कर रहा है। चूंकि कांग्रेस में पहले भी बहुत ज़्यादा विरोध रहा है, भारी टूट। चंपई सोरेन जब मुख्यमंत्री बन रहे थे, याद कीजिए, उस वक्त हेलीकॉप्टर और जहाज तक आ गया था बंगलोर और हैदराबाद रवाना होने के लिए। तो ये सब बातें हैं, जो बातें कल के बाद 11 बजे के बाद फिर एक बार सीन में आ सकती हैं। अब देखना ये होगा कि अगर स्पष्ट मैंडेट आ गया तब तो कहीं कोई संदेह नहीं, कहीं कोई समझौता करने वाली बात नहीं। लेकिन अगर मामला इधर उधर थोड़ा भी हुआ, जिस तरह की चर्चाएं चल रही है कि बहुत चल रही है और कहीं ना कहीं वही सियासी हलकानों में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है, दिलचस्प भी है। मैं वापस आऊंगा सर, रजनीश भी मेरे साथ है। रजनीश, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से इन सीटों को 9 सीटें महज, लेकिन गर्मी इतनी रही कि भैया विधानसभा चुनावों से बिल्कुल टक्कर ली। योगी आदित्यनाथ कहते रहे बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। दूसरी तरफ पीडीए का जिक्र लेकर, पीडीए का नारा लेकर
अखिलेश यादव सबके बीच पहुंचे। मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि आप ग्राउंड पर रहे हैं, कोई गेम चेंजर फैक्टर्स जो आपने महसूस किए? देखिए, जहां जहां लग रहा था कि समाजवादी पार्टी लीड करेगी, एग्जिट पोल का जो सर्वे रिपोर्ट आया है उसके इतर आया है। जैसे कि दावा किया जा रहा था कि शीश मऊ, मुरादाबाद की एक सीट है, ये सारी सीटें हैं जो लग रहा था कि समाजवादी पार्टी को बहुत ढेर सारा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। मीरपीर थी, कुंदर की थी, वो सीट जहां भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि हम कितना भी मेहनत कर ले हार का मार्जिन कम होगा, लेकिन ये सारी सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाएगी। लेकिन जो एग्जिट पोल आया है तो माना जा रहा है कि जो नए तरीके के गेम रोज हो रहे हैं, जिस तरह अगर हम खेलों की बात करें तो रोज नए नियम बदल रहे हैं, रोज नए उसमें फार्मूले आ रहे हैं, उसी तरीके से सियासत में हो गई है। कब कौन सा समीकरण किसके फेवर में बैठ जाएगा ये कोई नहीं समझ पा रहा है। सबसे जो दावा था, अब लग रहा है जैसे समाजवादी पार्टी के लोग या प्रोफेसर राम गोपाल यादव का भी एक स्टेटमेंट आया था, जो समाजवादी पार्टी के कह सकते हैं कि वो दूसरे नंबर पे उनकी हैसियत है समाजवादी पार्टी पे, उन्होंने रद्द करने की मांग कर दी। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि समाजवादी पार्टी वो प्रदर्शन नहीं कर पाई। और मैंने रोहित पहले ही बताया कि इस परिणाम का गूंज 2027 में विधानसभा चुनाव में मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे कार्यकर्ताओं का टेम्पो हाई रहेगा। और उत्तर प्रदेश की जो जमीनी लड़ाई है, सियासी जाति समीकरण के अलावा टेम्पो पे चुनाव लड़ा जाता है, यानी जिसका मनोबल हाई होता है उसके फेवर में सरकार बनती है। सही बात है कि आप जिस तरीके से शुरू में चर्चा भी रोहित हमेशा हम आप करते रहे कि ये प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स में जिसका अच्छा प्रदर्शन होगा 2027 में यूपीएससी का जो मेंस होगा उसमें लोग जाएंगे। दावा अपना अपना है, लेकिन जब से मैं बार बार इस बात को इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि एग्जिट पोल लोग जो देखना भी नहीं चाहते और एग्जिट पोल के बिना लोग रह भी नहीं पाते। एग्जिट पोल के लेके लगातार लोगों ने ट्वीट किया, कहा हरियाणा में एग्जिट पोल का क्या फायदा, लोगों ने एग्जिट पोल में कुछ और दिखाया, परिणाम कुछ और आया। तो समाजवादी पार्टी भी ये मान के चल रही है कि कुछ करिश्मा होगा। और भारतीय जनता पार्टी के नेता, मैंने पहले ही बताया, ओवर कॉन्फिडेंस में है। उनको लग रहा है कि हम 9 में 7 सीटें जीतेंगे। देखने वाला होगा, काफी अग्रेशन इस बार के उपचुनावों में भी साफ तौर पर नजर आया। हमारे साथ मेरे दोनों ही बड़े सहयोगी और जुड़े हुए हैं, मृगांक भी जुड़े हुए हैं, मधुकर जी भी जुड़े हुए हैं। मधुकर जी, शुरुआती दौर से जब हम बात कर रहे थे तो आप खुद ये कह रहे थे कि शुरुआती दौर में जो लोगों का ट्रेंड था वो बहुत ज्यादा बीजेपी की तरफ नहीं था। तमाम बड़े स्टार प्रचारक आए, बड़े चेहरे आए, और आप, मुझे याद है आपने आंकड़ा दिया था 70-30 का, यानी पहले जो भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे थी, बाद में आते 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 रैलीज में इतनी भीड़ हुई, आम लोगों के बीच में आ गया कि भैया हमें राशन भी मिल रहा है, हमें कोविड का टीका भी मिला, हमें सब कुछ मिला, तो हम उस तरफ ही वोट देने वाले हैं। हालांकि जनता जनार्दन ने क्या वोट दिया है कल भारत एक्सप्रेस दिखाएगा, लेकिन मैं आपसे वो गेम चेंजिंग फैक्टर समझना चाहूंगा जो आपने ग्राउंड पर महसूस किए। देखिए रोहित जी, मुझे लगता है कि अंतिम के 1 सप्ताह और 10 दिनों में जी हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की जोड़ी ने बहुत कुछ काम कर दिया है। और जो मैं 70-30 की बात कर रहा था वो कहीं ना कहीं 60-40 पर ला करके खड़ा कर दिया है। हेमंत सोरेन का ये कहना कि बाहरी लोग आ रहे हैं, आपसे वादे कर रहे हैं, ये लोग चुनाव खत्म होते ही चले जाएंगे। और हेमंत सोरेन लगातार अपने सोशल मीडिया पोस्ट में ये कह रहे थे कि बाहरी लोगों पर भरोसा मत कीजिए, बाहरी लोग आएंगे चले जाएंगे। और जिस तरह से लगातार बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारकों ने एक अच्छा मुकाम हासिल किया था, अंतिम के 1 सप्ताह में उस मकाम को कहीं ना कहीं कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन ने थोड़ा बहुत डैमेज किया, जिसके चलते कि आज ये हालात हुआ है कि हम लोग भी ये सोच रहे हैं कि जाने क्या होगा रामा रे। लेकिन हकीकत में मुझे एक बार फिर से जमीन पर घूमने के बाद ये लगता है कि बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलेगा। 42, 43, 44 ये 3 संख्या जो है रोहित जी, हम और आप याद रखें, लगातार मैं इसको नोट डाउन लगभग 42, 43, 44 कल मैं इसी पर आपसे बात करूंगा। आखिरी के 40 सेकंड्स में मृगांक आपको दे रहा हूं, जितनी क्लैरिटी के साथ मधुकर जी ने आंकड़ों के साथ तमाम चीजें रख दी। महाराष्ट्र की तस्वीर ऐसी है कि उलट भी सकती है, क्योंकि लैब है भैया, एक्सपेरिमेंट पास भी हो सकता है, एक्सपेरिमेंट फेल भी हो सकता है।
रोहित, साफ तौर पे एक चीज तो दिखाई दे रही है, सारे एग्जिट पोल एक तरफ और मधुकर जी का ऐलान एक तरफ, तो उन्होंने तो एक नंबर्स भी प्रेडिक्ट कर दिया कि इतने नंबर्स में बीजेपी रहने वाली है। और इनके इन प्राकरण आप कोई भी सवाल पूछ लिए, बनेगी सरकार तो बीजेपी की सरकार बनेगी। जो भी हो, कल जो भी रिजल्ट आए वो मैं उस पर नहीं रखता कि चाहे बीजेपी की सरकार बन रही है, चाहे जो है जेएमएम की सरकार बनेगी, लेकिन साफ तौर पर मुझे दोनों राज्यों में एक चीज तो दिखाई दे रही है कि चुनाव जो है झारखंड में काफी फंसा हुआ है। कल्पना सोरेन की उन्होंने बात की और जो है हेमंत सोरेन की बात की, निश्चित रूप से उन्होंने मेहनत की है और जो मुझे पोल परसेंटेज दिखाई देता है, जो बढ़ता हुआ पोल परसेंटेज दिखाई देता है और उसमें 4% का महिलाओं का वोट दिखाई देता है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैयत सम्मान जो योजना जो जेएमएम ने चलाई ये थी, वो उसका इंपॉर्टेंट जादू फैक्टर्स चलता है जो हुआ कहीं ना मुझे कहीं दिखाई ग्राउंड दे पर रहा है। नजर आ रही हैं। एक तरफ दावे हैं, एक तरफ वादे हैं, फिर एग्जिट पोल भी है, फिर कुछ आंकड़े भी है। एक प्रेडिक्शन मैं भी कर सकता हूं, कल कौन जीत रहा है? कल जनता जीत रही है, लोकतंत्र जीत रहा है और वी आर जर्नलिस्ट, हम लोग वही आंकड़े सटीक तरीके से आपके सामने रखेंगे। कल आपको सुबह 6 बजे से भारत एक्सप्रेस पर जुड़ जाना। थैंक यू सो मच, आप तीनों जुड़े हमारे साथ, बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।